बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक नंबर 4 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ड्राइव किया था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से। टॉपिक नंबर जो 3 हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वहां पे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव किया था। आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आगे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये बताने से पहले सिंपल आपको बताऊं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। जब भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स होती हैं उनको आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास उस केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के साथ जो रेशो होती है, उनके दरमियान जो रेशो होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। द रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब किसी भी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो आपने प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के साथ डिवाइड कर देना है तो आपके पास उस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे जो है वो लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू ऊपर आप प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन देते हैं। मोलर कंसंट्रेशन को एक्टिव मास में हम बोलते हैं। तो आपने ऊपर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन लेंगे और नीचे आप रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लेंगे उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो उस रिएक्शन के लिए ये जनरल फॉर्म में हम इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये किसी जनरल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? एक जनरल रिएक्शन है ABCD, AB रिएक्टेंट्स हैं, CD जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस तरह से हम लिखेंगे, उसी तरह देखिए ऊपर प्रोडक्ट आपने लिखनी होती है। तो इसमें C और D जो है वो प्रोडक्ट हैं, तो आपने ऊपर C और D जो है उनकी मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है। उनको आपने रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन A और B रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो ये इस तरह से जनरली हम इस जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब अगर आपके पास किसी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो तो ये जो रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखा है इसमें स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d ये नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। ये a और b, कैपिटल A और B की मैं बात कर रहा हूँ। कैपिटल C और कैपिटल D ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। इनके पीछे जो मैंने स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल d और इसी तरह से ये जो मैंने लिखा है ये नंबर ऑफ मोल्स है। अब किसी भी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो तो उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? इसके लिए याद रखना आपने Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, उसी तरह आपने प्रोडक्ट ऊपर लिखनी है, रिएक्टेंट नीचे लिखनी है, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स होती हैं आपने उनके ऊपर जो है वो पावर में ले जाना है। जिस तरह देखें प्रोडक्ट C और D हैं, मैंने इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनकी मोलर कंसंट्रेशन C और D लिख दिए हैं। अब C जो है कैपिटल जो C है इसके मोल्स है स्मॉल c। अब मैंने C के ऊपर पावर में C लिख दी है। इस तरह से प्रोडक्ट जो है D जो है कैपिटल D वो मैंने लिखा है। इसके जो मोल्स हैं वो पीछे D स्मॉल d में वो नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो मैंने इसी तरह से पावर में लिख दी है। इस तरह से रिएक्टेंट के लिए भी तो सिंपल, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर जब नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होंगे तो मोल्स को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में आपने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो है पावर में लिख देना है। अब आगे हम एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन है किसी भी रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो जस्ट टेंपरेचर पे डिपेंड करते हैं। मीन के टेंपरेचर के साथ इसकी वैल्यू के अंदर जो है वो वेरिएशन आती है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, कैटालिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। टेंपरेचर, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये जस्ट टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। इसकी जो वैल्यू है उस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए डिफरेंट टेंपरेचर पे डिफरेंट वैल्यू होगी। इट्स मीन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये जस्ट किस पे डिपेंड करता है, ये जस्ट टेंपरेचर पे डिपेंडेंट होता है, उस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं
इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपने किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। अब ये रिएक्शन है जी HI और H2 प्लस I2। अब इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अब देखिए जी, मैंने ऊपर यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो पीछे लिखे होते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब देखिए ये तो आपके पास रिएक्टेंट हो गया, अब इसके पीछे ये जो है ये मोल्स हैं। इसी तरह ये दो प्रोडक्ट हैं, इनके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी ना लिखा हुआ इसका मतलब होता है 1। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसके भी नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या है 1 है। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे? वही जनरल रूल है कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन आप ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आप नीचे लिखते हैं, और जो मोल्स होते हैं उनको आप ऊपर पावर में ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं H2 और I2, तो उसी तरह प्रोडक्ट को मैंने ऊपर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2 और I2। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स 1 1 है। ऊपर आप 1 ना भी लिखें तो इसका मतलब 1 ही होता है, पावर कुछ भी ना हो इसका मतलब 1 होता है। इसी तरह नीचे आप क्योंकि रिएक्टेंट लिखती हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट है HI, तो आपने देखिए एक ही रिएक्टेंट है HI मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो 2 है, तो उसी तरह मैंने क्या किया, ये जो नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं इनको मैंने पावर में लिख दिया। एक एग्जांपल ये हो गई। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, सेकंड रिएक्शन है, ये दो रिएक्टेंट है SO2 प्लस O2, ये दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक ही है SO3। एक बात आपने स्टूडेंट्स माइंड में रखना है, प्रोडक्ट कितनी है या रिएक्टेंट कितनी है, प्लस के बाद अगर कुछ यहाँ पे लिखा होता प्लस कुछ लिखा होता इट्स मीन के प्रोडक्ट 2 है। अब देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट कैसे हैं, SO2 एक रिएक्टेंट है प्लस आगे O2 लिखा हुआ है, दो रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट एक ही है SO3। और ये जो पीछे लिखे होते हैं वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे? उसी तरह जनरल जो है ऊपर आप प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, नीचे आप रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, और जो उनके नंबर ऑफ मोल्स होती हैं उनको आप पावर में लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ये है, राइट साइड पे प्रोडक्ट होती हैं, तो ये प्रोडक्ट है SO3 मैंने लिख दिया। अब इसकी मोल्स 2 हैं, आपने पावर में लिख दिया। अब इसी तरह डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट 2 है SO2 और O2, SO2 और O2 ये मैंने लिख दी। SO2 एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट O2 है। अब SO2 के 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो आपने उसी तरह इसको पावर में लिख देना है। O2 का 1 मोल है, तो आप 1 लिखें ना लिखें इसका मतलब 1 ही होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हैं। अब ये नेक्स्ट आते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट होती है या नहीं होती, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट होती है या नहीं होती। नेक्स्ट अभी हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट होती भी है और नहीं भी होती। बाद रिएक्शन ऐसे होंगे जिनमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि Kc की यूनिट होगी, और बाद रिएक्शन ऐसे होंगे जिनमें Kc की यूनिट नहीं होगी। तो आपसे पेपर में अगर ये क्वेश्चन मोस्टली आता है कि Kc की यूनिट आप उसको एक्सप्लेन करें कि Kc की यूनिट होती है या नहीं होती, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि Kc की यूनिट होती है या नहीं होती, तो इसका आंसर सिंपल आंसर ये है कि Kc की यूनिट होती भी है और नहीं भी होती। बाद रिएक्शन के लिए Kc की कोई यूनिट नहीं होती, बाद रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट होती है। अब इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट होगी और कौन से रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट नहीं होगी। इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात माइंड में रखनी है कि Kc की जो यूनिट है, सिंपल वर्ड्स में किसी भी रिएक्शन के लिए Kc की जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पे। सिंपल इसका आंसर ये है कि Kc की जो यूनिट है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। या इसको हम आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि Kc की जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ Kc डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अभी जो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका, तो Kc आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि Kc की जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे। यानी कि आप रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं उस पे डिपेंड करती है। या सिंपल वर्ड्स में जो मैंने आपको बताया इसका मतलब ये है कि द यूनिट ऑफ Kc डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि Kc की जो
जो यूनिट है वो डिपेंड करती है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पे। अब ये दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि केसी की यूनिट होती भी है और केसी की यूनिट नहीं भी होती, तो दो केसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला केस वो होगा कि केसी की यूनिट केसी हैव नो यूनिट। अब कब नहीं होगी, केस नंबर 1 ये होगा कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ कि केसी की यूनिट नहीं है, और दूसरा जो केस होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि केसी की यूनिट होती है, कौन सी रिएक्शन के लिए होती है, एग्जांपल के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए केस नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अब केस नंबर 1 में मैं डिस्कस करूंगा कि केसी की यूनिट नहीं होती। कब नहीं होती, इसका आंसर क्या है, द केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैव नो यूनिट इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल। सिंपल, केसी की यूनिट कब नहीं होगी, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल होंगे, तो केसी की यूनिट नहीं होगी। अगर कोई रिएक्शन पेपर में आ जाते हैं या आपके सामने कोई रिएक्शन दिखता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हैं, तो केसी की यूनिट नहीं होगी। आपने सिंपली आंसर देने के केसी की यूनिट नहीं होगी। अभी हम इसको प्रूव करेंगे एग्जांपल के साथ। अब देखिए ये एग्जांपल है H2I22HI, ये एक एग्जांपल है। अब अगर आप गौर से देखें इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो इक्वल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो रिएक्टेंट के टोटल मोल्स हो गए 2, रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के भी कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हैं, तो इट्स मीन कि ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है तो इसके लिए केसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात माइंड में रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, कोई रिएक्शन लिखा हो, आपने उसके लिए केसी की यूनिट ड्राइव करनी हो, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने उस रिएक्शन के लिए, उस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। अब देखें इसकी यूनिट नहीं होगी, अभी हम इसको प्रूव करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, ये जो रिएक्शन है इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। एक्सप्रेशन लिखने का वही मेथड है, प्रोडक्ट आप ऊपर ले जाएंगे, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं HI और मोल जो इसके चूंकि 2 हैं तो आप ये 2 लिख देंगे पावर में। इसी तरह रिएक्टेंट H2 है और I2 है, तो H2 और I2 पावर में 1 1 और ना भी लिखें तो 1 ही मतलब हो जाए। अब पहला स्टेप जो होता है किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यूनिट केसी की यूनिट ड्राइव करने के लिए पहला जो स्टेप होता है वो है कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। इसके बाद याद रखें हम बार बार जो बात करते हैं वो है कि मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन इस पूरे चैप्टर में हम बात करते हैं एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन, एक ही बात होती है। तो आपने माइंड में रखना है कि मोलर कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर। मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर एक ही बात है। तो मोलर कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपके सामने लिखता हूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, ये एक्टिव मास। तो मोलर कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपने सिंपल ब्रैकेट के अंदर, जिस तरह की ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे। अब देखें मैं इसकी यूनिट ड्राइव कर रहा हूं, ब्रैकेट उसी तरह ऐसा आप देखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिख देना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वो मैंने लिख दिया। ऐसा पावर में 2 जो है वो पावर में रहेगा 2। इसी तरह नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी आप क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मैंने लिख दिया। साथ में I2 जो है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर भी आप क्या लिख देंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पहला स्टेप क्या हुआ, किसी भी रिएक्शन के लिए पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने वो जो रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट में क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन की एक्टिव मास की जो यूनिट होती है वो होती है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो आपने ब्रैकेट्स के अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये अगर आप गौर से देखें, इसके बाद मैथमेटिकल पोर्शन है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर बेसिस सेम हो तो आप जिस तरह देखिए ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब बेसिस सेम हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल x into x, ठीक है, सपोज इसकी स्क्वायर है, तो अब चूंकि बेसिस सेम है, x है और x है, तो पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब देखिए इसका आंसर जिस तरह
x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बेस है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी बेस है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर दोनों की क्या है 1 है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक ही दफा लिखेंगे और उसके ऊपर जो है वो स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि पावर जो है वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे देखें ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है ऐसा मैंने लिखा है, नीचे जो है क्योंकि ये दो बेसेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर को मैंने ऐड कर देना है, तो नीचे मैंने भी क्या लिख दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं, ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है, नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, तो Kc क्या हो गया 1। मतलब ये हुआ कि Kc है नो यूनिट, इसका मतलब होता है Kc है नो यूनिट। तो सिंपल Kc की यूनिट कब नहीं होगी, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो Kc की यूनिट नहीं होगी। इसको हमने एग्जांपल के साथ जो है वो अभी प्रूफ कर दी है। अब ये केस नंबर 2 की तरफ जाते हैं। केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि Kc की यूनिट होती है, अब कौन से रिएक्शन होंगे जिसमें Kc की यूनिट जो है वो होगी, Kc की यूनिट होगी, तो इसके लिए Kc है यूनिट कब यूनिट होगी, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं होंगे, तो तब Kc की यूनिट जो है वो होगी। अब जी Kc है यूनिट इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। अब इसको हम एग्जांपल के साथ प्रूव करेंगे। मेरे आपके सामने ये रिएक्शन लिखा हुआ है SO2 O2 to SO3। अब देखें प्रोडक्ट यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है इसके 2 मोल्स है, इसके रिएक्टेंट है 1, टोटल रिएक्टेंट के कितने मोल हो गए 3, टोटल रिएक्टेंट के मोल हो गए 3, प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं 2। अब चूंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल जो है वो इक्वल नहीं, तो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है इसके लिए Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई ना कोई यूनिट होगी। अब क्या यूनिट होगी वो आगे हम ड्राइव करते हैं तो तब हमें पता चलता है। अब देखें जी ये जो रिएक्शन है इसके लिए हम Kc की यूनिट जो है वो ड्राइव करेंगे। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, पहला स्टेप मैंने बताया था कि आपने सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है उस रिएक्शन के लिए। अब उसी तरह एक्सप्रेशन लिखने ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट है SO3 मोल्स 2 है तो पावर में मैं 2 लिख दूंगा डिवाइडेड बाय नीचे आप जो है वो रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट 2 है SO2 और O2, SO2 और O2 ये जो रिएक्टेंट है इसके 2 मोल्स हैं पीछे, तो पावर में मैंने 2 लिख दिया, इसके 1 है तो ऊपर 1 लिख दिया ना, लिखा एक ही बात है। अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, जस्ट क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आपने यूनिट के अंदर जस्ट क्या लिख देना है, आपने लिख देना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप उसी तरह देखें ये ब्रैकेट आपने इस तरह लिखी, ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर ऐसा रहेगी डिवाइडेड बाय, इसके अंदर भी मैं क्या लिख दूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर ऐसा रहेगी, इसके अंदर भी मैं क्या लिख दूंगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर है 1। अब इसके बाद क्या होगा, अब सिमिलर क्वांटिटीज हैं तो उसको तो हमने कैंसिल आउट करना है, मैथमेटिकल पोर्शन है आगे। अब देखिए ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है और ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये स्क्वायर है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो गए। अब ऊपर 1 बच गया 1, ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, देखिए 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये पीछे हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब रह गया, तो मैंने ऐसा लिख दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें ये जो नीचे टर्म है इसको आप ऊपर लेके जाते हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा कि जब आप नीचे जो है डिनोमिनेटर के अंदर में जो भी टर्म्स होती हैं उनके ऊपर जो पावर है अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर जो है उनकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है। अब देखिए मोल है, मोल की पावर है 1, डेसीमीटर -3। अब इनको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 जो है ये -1 हो जाएगा और ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा +3। देखें हम लेके गए ऊपर मोल -1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की यूनिट क्या होगी, ये मोल -1 और डेसीमीटर क्यूब, ये इसके लिए यूनिट होगी। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा।